ओके। सो हमारा लास्ट सेशन था, उसमें हमने टाइपोग्राफी बेसिक्स देखी थी। एंड आज जो हमारा सेशन है वो प्योरली बेस्ड है टाइपोग्राफी इन यूआई डिजाइन के। यूआई डिजाइन में हम टाइपोग्राफी को कैसे यूज करते हैं, क्या ऐसी वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ओवरऑल जो है वो हमारा लेआउट बेहतर लगे या जो है लेजिबिलिटी बेहतर हो हमारे डिजाइन की, या कोई भी प्रोडक्ट है, वेबसाइट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, उसकी किस तरह से हम रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन में मैं कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ या कोई वेबसाइट नहीं बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल टाइप को, ज्यादा टेक्स्ट को कैसे हम यूज करेंगे और छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप जिन चीजों को माइंड में रख के आप अपनी ओवरऑल जो टाइप गेम है उसको बेहतर कर सकते हैं इन वेब डिजाइन और इन मोबाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है। सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें समझना है। सबसे वो तीन चीजें हैं लेडिंग, कर्निंग और ट्रैकिंग क्या होती है। ठीक है। वाइल डिजाइनिंग फॉर एनी लेआउट, ठीक है, आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए कि लेडिंग क्या होती है, कर्निंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है। सो इन टाइपोग्राफी लेडिंग इज बेसिकली कि अगर आपका एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है कहीं पे जो कि एक से ज्यादा लाइंस पे बेस्ड है, ठीक है, और उस टेक्स्ट में जो आपके पास हर दो लाइन के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, हर लाइन के बाद जो स्पेस आ रही है वो आपकी लेडिंग है। ठीक है। सो स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड लेडिंग। ठीक है। तो अगर मेरा ये टेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, और इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा लेडिंग। ये मेरी लेडिंग होगी और इस लेडिंग को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई वांट, व्हाट बेस्ड ऑन व्हाट द प्रोजेक्ट डिमांड्स। ठीक है। तो दिस इज योर लेडिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि भाई आपकी एक पैराग्राफ में जो दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग होती है उसको सिंपल क्या कहते हैं, लेडिंग कहते हैं। आई ऑल्सो टेल कि भाई अगर हम फिग्मा पे फिग्मा डिजाइन एज अ डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है टर्म्स को क्या कहते हैं किस तरह से उसको टैकल कर देते हैं। खैर, फिर हम आ जाते हैं ट्रैकिंग पे। शोएब या ओवरऑल सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक नई मैसेज है जिन्होंने पहले भी अगर अटेंड किया हो। दिस इज अ वेबिनार, तो हम इसमें मैं पहले पूरा लेक्चर दूंगा कि भाई क्या क्या जो भी जो है वो चीजें होंगी, सेशन होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और अगर एंड में टाइम हुआ तो विल टेक क्वेश्चंस। ठीक है। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, हम उसमें जो है वो इस तरह से अगर क्वेश्चन बीच में लेंगे तो वो जो मेरा एक प्लान है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और हम ऑब्वियसली फिर 1 घंटे में वो जो चीज़ हमारा गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर नहीं लगे होंगे। एक और चीज आई वुड रिक्वेस्ट कि डू नॉट रिकॉर्ड। ठीक है। और अगर किसी को जो है वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। बट आई वुड रिक्वेस्ट आप खुद से रिकॉर्डिंग ना करें। मेरे पास अगेन अगेन रिक्वेस्ट आ रही है किसी की कि रिकॉर्डिंग अलाउ कर है। बैक टू दिस, 2 मिनट आया होगा है। हम आ जाते हैं ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग इज बेसिकली कि आपके जो हर लेटर के बीच में स्पेसिंग है, ठीक है, हर कैरेक्टर के बाद जो स्पेसिंग है, हर कैरेक्टर के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपकी ट्रैकिंग। ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, और हर कैरेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, चाहे वो 1 पिक्सल हो, बहुत माइनर सा हो, 1 मिलीमीटर हो, जितना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी स्पेस है। तो उस स्पेस को जो है वो हम ट्रैकिंग कहते हैं। और ट्रैकिंग जो है वो ओवरऑल आपकी आप सेट करते हैं पूरे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। जब आप ओवरऑल पूरे पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो वो आपकी ट्रैकिंग होगी। ठीक है। कि अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो मैं उस पैराग्राफ की ट्रैकिंग बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं कम कर रहा हूँ उस स्पेसिंग को ओवरऑल पूरे टेक्स्ट की तो मैं उसकी ट्रैकिंग को कम कर रहा हूँ। ठीक है। सो दिस इज ट्रैकिंग। लेट्स टेक अ डेमो कि ट्रैकिंग हम कैसे कम करते हैं। फिग्मा पे ही आपके पास टेक्स्ट के जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ट्रैकिंग मिल जाती है। आप देखें ओवरऑल आपकी यहाँ पे ट्रैकिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है। स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज ट्रैकिंग। ठीक है। इसको मैं 0 कर देता हूँ अगेन, तो ये वही आगे खड़ा हो जाए। ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया लेडिंग और ट्रैकिंग में क्या फर्क होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कर्निंग। अब कर्निंग और ट्रैकिंग में थोड़ा सा जो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, बट लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स कि कर्निंग क्या होती है। ट्रैकिंग इज बेसिकली ओवरऑल स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स। ठीक है। अगर आप उसको कम या ज्यादा करेंगे तो आपकी ओवरऑल पैराग्राफ की सारे कैरेक्टर्स के बीच में आपकी स्पेसिंग कम या ज्यादा होगी। बट कर्निंग क्या होती है, कर्निंग में आप स्पेसिफिकली दो किसी खास कैरेक्टर के बीच में इंटेंशनली आप स्पेसिंग कम या बढ़ाते हैं। ठीक है। सो दिस इज कर्निंग। फॉर एग्जांपल मुझे ओवरऑल अभी मेरे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ जो स्पेसिंग वर्ड है, ठीक है, इसमें अगर मुझे लगता है कि ए और ए सी के बीच में जो है वो स्पेसिंग बहुत कम है या ज्यादा है, ठीक है, मुझे इंटेंशनली इसमें स्पेस बढ़ाना है,
तो अगर मैं किसी दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ाऊंगा तो वो कर्निंग है, ठीक है। उन दो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग कर्निंग कहलाएगी। ट्रैकिंग क्या है? ओवरऑल पूरे पैराग्राफ की स्पेसिंग जो कि कंसिस्टेंट होगी, किसी भी चीज में आगे कम या ज्यादा नहीं होगी। लेकिन कर्निंग क्या है कि सॉरी, अगर मैंने ट्रैकिंग इज के ओवरऑल स्पेसिंग, ट्रैकिंग इज ओवरऑल स्पेसिंग ऑफ होल पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन कर्निंग इज स्पेसिंग बिटवीन टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मुझे इंटेंशनली सिर्फ दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी और कम करनी है तो वो कर्निंग है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस जो वर्ड है उसके उसमें ए और सी जो है उन दोनों के बीच में जो है मुझे क्या करनी है? कर्निंग बढ़ानी है। तो मैं अगेन सिर्फ कर्सर को मैं यहाँ बीच में रखूंगा और मैं यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि मैंने सिर्फ कर्निंग चाहिए, मैं ओवरऑल स्पेस को नहीं कर रखा, तो मैं कर्निंग के साथ प्ले कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ओवरऑल टेक्स्ट को की स्पेसिंग बढ़ाऊंगा तो दिस इज ट्रैकिंग। ओवरऑल स्पेसिंग इज ट्रैकिंग एंड स्पेसिफिक दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस इज कर्निंग, ठीक है। और अब सवाल यह है कि ये यूज कहाँ होती है, कहाँ ये हम यूज कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, लोगोस पे काम कर रहे हैं, या हेडिंग्स आपकी अगर कहीं है, तो वहां पे कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग जो है वो कम और ज्यादा होती है, ठीक है। कि आपको हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कर्निंग है तो हो सकता है कि के और ई के बीच में आपको विजुअली स्पेसिंग ज्यादा लग रही हो और ई और आर के बीच में जो है वो स्पेसिंग कम लग रही हो। तो फिर आप मैनुअली उसकी कर्निंग इंक्रीज और डिक्रीज कर दें ताकि वो विजुअली सेम स्पेसिंग पे लगे, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो आप देख रहे हो ये इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। समटाइम्स कुछ फॉन्ट्स में कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, ठीक है। कुछ फॉन्ट्स में मैं हर जगह नहीं कह रहा, हर फॉन्ट में नहीं कह रहा। तो आप विजुअली उसको बेहतर बनाने के लिए और इजी टू रीड बनाने के लिए या उसकी लेजिबिलिटी बेहतर करने के लिए आप जो है वो इंटेंशनली खुद से उसकी कर्निंग को बेहतर करते हो ताकि आपको विजुअली हर कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग इक्वल लगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ कर्निंग इज यूज। और ये लोगोज में बहुत ज्यादा यूज है। अक्सर आपको लोगोज ऐसे भी दिख रहे होते हैं जहां पे आपकी दो लेटर्स के बीच में कर्निंग बहुत ज्यादा टाइट होती है और कुछ बाकी लेटर्स के बीच में जो है वो आपकी कर्निंग नॉर्मल होती है, ठीक है। तो आप कर्निंग से आप जो है जो स्पेसिंग टाइट है वो आप कर्निंग से अचीव कर सकते हो कि भाई दो लेटर के बीच में मुझे जो है वो कर्निंग बहुत टाइट चाहिए और बाकी जो है मुझे लूज चाहिए। तो आप उसको इंडिविजुअली अलग अलग से जो है कर्सर को यहाँ पे डबल क्लिक करके जब आप यहाँ पे कर्सर बीच में आ जाएगा तो आप यहाँ से कर्निंग उसकी चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर थ्री टर्म्स जो कि टाइपोग्राफी में मेनली यूज की जाती हैं और जो है वो इनको क्या कहते हैं, इनका पता होना कि ये चीजें हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना डिजाइन में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। सिर्फ जो है हवा में जो है वो जिस तरह से डिफॉल्ट आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं, डिफॉल्ट स्पेसिंग मिल जाती है, आप सिर्फ उसी के में लिमिटेड ना रहो, ठीक है। अब सवाल ये आता है, अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या, क्योंकि हम मोस्टली 80% ऑफ द टाइम्स यूएक्स यूआई डिजाइनर्स फिग्मा यूज कर रहे होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग यूआई, ठीक है। तो फिग्मा में लेडिंग, ट्रैकिंग और कर्निंग का क्या नाम है? फिग्मा में लेडिंग को हम लाइन हाइट कहते हैं, ठीक है। और लाइन हाइट आपको कहाँ मिलती है? आप जब ये राइट साइड पे आपको जो टेक्स्ट का पैनल मिल रहा है, टेक्स्ट के पैनल में आपके पास एक तो फॉन्ट है, फिर इसके बाद फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज है, और फिर आपको यहाँ पे मिलती है लाइन हाइट, ठीक है। ये लाइन हाइट लेडिंग ही है, ठीक है। लाइन हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड इन क्या कहते हैं एडिटोरियल में भी इसको जो है लाइन हाइट कहते हैं, लेकिन टाइपोग्राफी की प्योर टर्म कहूँ तो ये लेडिंग ही होती है। हाँ, फिग्मा में इसको जो है वो लाइन हाइट लिखा है। लाइन हाइट इज नॉट रॉन्ग बट दिस इज अ वे टू डिफाइन लेडिंग, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आता है ट्रैकिंग या कर्निंग। मोस्ट नहीं कहूंगा लेकिन कुछ डिजाइन सॉफ्टवेयर में, नॉट यूआई डिजाइन सॉफ्टवेयर, डिजाइन सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन या इस तरह के कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं एडोबी के या किसी और कंपनी के, वहां पे ट्रैकिंग एंड कर्निंग जो है वो अलग अलग उसके ऑप्शंस होते हैं कि आप इंडिविजुअली भी एक अलग ऑप्शन से कर्निंग सेट कर सकते हैं और ट्रैकिंग के लिए अलग ऑप्शन होता है। बट इन फिग्मा आपके पास ट्रैकिंग और कर्निंग के लिए अलग ऑप्शंस नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही चीज है विच इज कॉल्ड लेटर स्पेसिंग, ठीक है। और दोनों वर्क ऐसे करती हैं कि अगर आप सेलेक्ट करके ये रहा लेटर स्पेसिंग के बिल्कुल राइट साइड पे लाइन हाइट के आपको लेटर स्पेसिंग मिलता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये ट्रैकिंग इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर आप
उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और अपना कर्सर किसी दो कैरेक्टर्स के बीच में रखते हैं और फिर जो है वो आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो ये आपकी टर्निंग सेट हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल। और इस सिंपल ये कि लेडिंग और टर्निंग और ट्रैकिंग को आप फिग्मा में कैसे यूज कर सकते हैं। बट टाइपोग्राफी जो प्योर टर्म है, ट्रेडिशनल टर्म है, वो लेडिंग, टर्निंग एंड ट्रैकिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? जब हम कोई भी ऐसा लेआउट बना रहे हैं जिसमें ज्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, वो मैगजीन भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा रीडेबल फॉर्मेट हो सकता है, चाहे वो स्क्रीन पे हो, चाहे वो पेपर पे हो। ठीक है, अब उसमें आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, या लेडिंग है, वो कितनी होनी चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ब्लॉक है या बॉडी कॉपी है, उसमें किस साइज की मुझे जो है वो लाइन हाइट रखनी है या मुझे कितनी लेडिंग रखनी है? ठीक है, सो देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और उसको आप फॉलो करके आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स रखी हुई हैं। एक ये टेक्स्ट ब्लॉक है जिसकी लाइन हाइट है 100%। ठीक है, 100% मीन्स कि जितना आपका टेक्स्ट का साइज है, टेक्स्ट का जो साइज है, उतनी ही आपकी लाइन हाइट है। ठीक है, लाइन हाइट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम बेस लाइन टू बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन ये होती है कि अगर आप देख रहे होगे इस टेक्स्ट में हर टेक्स्ट की लाइन के नीचे एक ब्लू लाइन चल रही है जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स प्लेस हुए हुए हैं। ठीक है, ये आपकी बेस लाइन होती है। ठीक है, ये ब्लू line is your baseline. So always line height will be calculated from baseline to baseline. तो इस baseline से इस baseline का जो distance होगा वो आपकी line height है। ठीक है, या leading। तो अभी 100% रखिएगा, which means कि जो आपका text size है वही आपकी line height है। ठीक है, तो अगर हमने 100% रखी है तो आपको ये बहुत ज्यादा टाइट लग रहा होगा या बहुत ज्यादा कम स्पेस लग रहा होगा इसमें। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस से देखेंगे तो रीडेबल भी मुश्किल से होगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगी रीड करने में। तो सोचो, अगर ये ज्यादा टेक्स्ट होगा, अगर पूरी बुक होगी या पूरी ये वेबसाइट होगी जिसमें बड़ा बड़ा टेक्स्ट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टेक्स्ट होगा, तो ये ज्यादा जो है वो लेजिबल नहीं होगा। ठीक है, या एक्सेसिबल नहीं होगा। तो और कौन से फॉन्ट्स, सॉरी, लाइन हाइट है जो कि स्टैंडर्ड है या जो है वो एक्सेप्टेबल है? तो इट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट कितना है। ठीक है, और आपका यूजर कौन या रीडर कौन। ठीक है, इफ योर यूजर इज समवन जिसको कोई रीडिंग में डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, तो आइडियल लाइन हाइट इज 120। ठीक है, 120 यूज कर सकते हो कि अगर जो आपका यूजर है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो जो है उसकी आई साइट आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, वो यंग है और उसको कोई ऐसा पॉसिबल आई साइट का इशू नहीं होगा, तो आई थिंक 120 इज स्टैंडर्ड फॉर लाइन हाइट। ठीक है, बट इफ यू थिंक, लेकिन क्या कहते हैं, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड इज के 120 से 140 के बिटवीन जो है वो आपका एक नॉर्मल रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए। ठीक है, इतनी लाइन हाइट होनी चाहिए, कम से कम 120, मैक्सिमम या मतलब एक स्टैंडर्ड रीडेबल फॉन्ट होने के लिए 140। तो इस बीच आप कोई भी लाइन हाइट यूज कर सकते हैं अपने फॉन्ट में या अपने सॉरी टेक्स्ट में। हाउ वी विल सेट दिस नंबर? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे आप ड्रैग करके कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर जो नंबर है आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पिक्सल्स में पता है कि कितना रखना है तो आप यहाँ पे पिक्सल्स में रख लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं यहाँ पे 20 रख लेता हूँ, ठीक है, अगर मुझे पिक्सल्स में रखना है। लेकिन अगर परसेंटेज में रखना है जिस तरह से अभी मैं रख रहा था, तो आप 120 और परसेंट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये परसेंट में आ जाए। ठीक है, वरना अगर आपको कहते हैं वो रखना है, क्या कहते हैं, पिक्सल्स में रखना है, तो आपको करना ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ 120, ठीक है, तो मैं इसको ये करता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको करता हूँ 20 जो मेरा एक्चुअल फॉन्ट साइज है, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1.4, क्योंकि मुझे अगर 140 रखना है, ठीक है, तो मैं इसको 1.4 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पिक्सल्स में करना है तो आप अपनी बेस जो आपका फॉन्ट साइज है उसको लें और उसको मल्टीप्लाई करें 1.2 से, 1.4 से और 1.8 से। ठीक है, तो आपके पास पिक्सल्स में नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में रखना है तो यू कैन सिंपली ऐड परसेंटेज। ठीक है, यस, अच्छा, व्हाट इफ अगर मेरा जो यूजर है उसकी आय
जो है इतनी ट्रेंड नहीं है इतने टाइट टेक्स्ट को यूज करने के, तो आपके पास मार्जिन है कि आप 180% तक भी रख सकते हो। इट अगेन डिपेंड्स कि आपका जो यूजर है वो कौन है और वो कितने डिस्टेंस से आपका टेक्स्ट रीड कर रहा है। अगर बहुत जिस तरह से मेरा लैपटॉप अभी यहाँ पे रखा हुआ है इसी डिस्टेंस से जो है वो रीड कर रहा है तो 140 स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूजर एक अच्छे डिस्टेंस से बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सा लूज रखना होगा टेक्स्ट अपना, ताकि वो दूर से भी रीडेबल हो। ठीक है, और उसके लिए जो है वो आप 180 तक जा सकते हो। लेकिन आप अगर 180 से क्रॉस करते हो तो फिर ये बहुत ज्यादा लूज हो जाता है टेक्स्ट, और वो फिर अगेन रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, सो 180 इज स्टैंडर्ड मैक्सिमम। आप 180 से बेहतर है कि आप ऊपर ना जाए, क्योंकि उससे भी आपकी रीडेबिलिटी काफी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपको हर लाइन के बाद एक बड़ा जंप मिलेगा, और जंप मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी आई जो है वो मूवमेंट में मसला होगा। ठीक है, सो दीज आर लाइन हाइट्स टू यूज ऑन योर एनी एडिटोरियल और वेबसाइट प्रोजेक्ट और एनी मोबाइल प्रोजेक्ट। अच्छा, अब एक मजे की बात यह कि हमने यहाँ पे लाइन हाइट तो देखी। ठीक है, अब आती है लाइन लेंथ। लाइन लेंथ क्या होती है? लाइन लेंथ इज सिंपली कि आपकी हॉरिजॉन्टली आपका टेक्स्ट कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, अगर आप देखो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पास पूरा एच टू एच जो है टेक्स्ट लिखा होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर तो खैर नहीं होता, लेकिन बुक्स हैं या कोई बड़ा ऐसा लेआउट, ऐसी वेबसाइट जिसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके पास पूरा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, एच टू एच टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको बड़ा टेक्स्ट रीड करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जब आप रीड कर रहे हो तो आपकी आई लेफ्ट लेफ्ट से स्टार्ट होती है रीड करना, और वो ट्रेवल करती है ऑल द वे टू राइट। ठीक है, और फिर जब उसको नेक्स्ट लाइन पे आना है तो फिर आपकी आई जो वो ट्रेवल करती है लेफ्ट पे, फिर अगेन वो रीड करती है ऑल द वे टू राइट साइड, और फिर वो खत्म होगा तो फिर वापस लेफ्ट आएगा। सो दिस इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर आईज, कि भाई बहुत एफर्ट लगानी पड़ रही है आई को कि वो लेफ्ट टू राइट जाए, फिर लेफ्ट आए, फिर लेफ्ट टू राइट जाए, फिर लेफ्ट आए, फिर लेफ्ट टू राइट आए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक है हमारे पास लेआउट डिजाइनिंग में कि कभी भी अपने टेक्स्ट ब्लॉक्स को एज टू एज ना रखो। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम जो मार्जिन है लाइन लेंथ का वो आप हमेशा 45 कैरेक्टर्स टू 90 कैरेक्टर्स है। ठीक है, विच मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से रख सकते हो। अब ये आपको जो है वो आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स भी मिल जाएंगे, या आपको जो है ये सिंपली एक लाइन आप उठाएं यहाँ से, और यहाँ से एक लाइन उठाएं और जाके चैट चैट जीपीटी को बोलोगे भाई ये कितने कैरेक्टर्स है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कितने कैरेक्टर्स एक लाइन में आ रहे हैं। तो आइडियल ये है कि 45 कैरेक्टर्स टू 90 कैरेक्टर्स एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा होंगे तो आपकी अगेन आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, और जो है वो आपका जो यूजर का एक्सपीरियंस है रीड करने का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी पब्लिकेशन डिजाइन पे काम कर रहे हो, कोई भी मैगजीन बना रहे हो, कोई भी डिजाइन बना रहे हो जिसमें ज्यादा टेक्स्ट है या बुक बना रहे हो, तो कोशिश करें कि आपकी जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है उसमें एक लाइन में 45 कैरेक्टर्स टू 90 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक में 45 कैरेक्टर्स रखूंगा या 90 कैरेक्टर्स रखूंगा, तो मेरी इतनी स्पेस जो राइट साइड पे आ रही है उसका मैं क्या करूँ? ठीक है, और मेरे पास टेक्स्ट तो बहुत सारा है। ठीक है, मैं सिर्फ ये तो बहुत ज्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस नीचे कवर करेगा, तो इसको मैं कैसे टैकल करूँ? तो हमेशा आपके पास जब ज्यादा टेक्स्ट है आप उसको दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, मेरे पास ग्रिड है, आप उसको इस तरह से दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो। अब आपका जो यूजर है, रीडर है, वो पहले इस टेक्स्ट ब्लॉक को कंप्लीटली पढ़ेगा एंड देन इसको पढ़ेगा, तो आपकी स्पेस भी यूटिलाइज हो गई। ठीक है, रीडर की आईज पे वो स्ट्रेस भी नहीं आया। ठीक है, उसको बार बार जो है वो लाइन स्विच नहीं करनी पड़ी, और उसने आराम से रीड भी कर लिया, और ऑब्वियसली लेआउट भी जो है वो पहले से काफी बेहतर लगेगा लेआउट वाइज। ठीक है, सो ऑलवेज यूज, आज से जो है वो आप सबने लाइन लेंथ 45 कैरेक्टर्स टू 90 कैरेक्टर्स भी रखनी है, और अगर ज्यादा हो रही है तो आपने अपने टेक्स्ट को लाइन लेंथ को रिड्यूस करना है, और कुछ इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं दो डिफरेंट कॉलम। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आता है कि सही है, हमें पता चल गया लाइन हाइट क्या होती है, हमें पता चल गया लाइन लेंथ क्या होती है। अब हायरार्की क्या है? ठीक है, हायरार्की तब आती है आपके पास कि जब आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट हैं, जिसमें आपकी हेडिंग भी है और मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं, और जो आप चाहते हो कि भाई यूजर एक सीक्वेंस में वो टेक्स्ट ब्लॉक रीड करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं टेक्स्ट को डिफरेंट जगह पे प्लेस कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने रैंडम प्लेस किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक सर्टेन सीक्वेंस में चाहता हूँ कि रीडर ये सीक्वेंस में रीड करे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि पहले यूजर ये रीड करे, फिर ये रीड करे, फिर ये रीड करे और फिर ये रीड करे। लेकिन अगर मैं इसी तरह से इस टेक्स्ट को प्लेस करूंगा तो कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैं चाहता हूँ रीडर रीड करे उस सीक्वेंस में यूजर रीड करेगा। देयर इज नो गारंटी, क्योंकि सब एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है। और कोई इसमें मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही या रीडर को मैं गाइड नहीं कर रहा कि कहाँ से होते हुए कहाँ जाना, ठीक है। अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, ठीक है, और आप सब इस इमेज को रीड करें। एक मिनट देता हूं सबको। आपने रीड किया, तो अब रीड करते हुए आपने, आई एम श्योर, हो सकता है 90, चलो 90 बताइए, 95% लोगों ने ये पहले रीड किया होगा। यू विल रीड दिस फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले यही रीड किया होगा। देन आपने ये रीड किया होगा, देन एंड देन यू विल रीड दिस, ठीक है, और फिर आपके उसके बाद आपने ये रीड किया होगा और फिर ये रीड किया होगा। हो सकता है 5% ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन 95% लोगों ने यही सीक्वेंस फॉलो किया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं देखूं इसकी प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो ये सीक्वेंस बन रही है। फिर ये ब्रेक क्यों हुई? क्यों? क्योंकि मैंने उसके साइजेस से इस तरह से प्ले किया हुआ है कि मेरी आय को वो खुद ब खुद डायरेक्ट कर रहा है, मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है ये डिजाइन के, भाई पहले यही रीड करना है, फिर ये रीड करना है, फिर ये रीड करना है, फिर ये रीड करना है। और ये कैसे पता चला मेरी आंख को? क्योंकि आपने जो डिफरेंट साइजेस यूज किए हुए फॉन्ट फॉन्ट के और जो कलर से प्ले किया हुआ है वो मेरी आय को खुद ब खुद डायरेक्ट कर रहा है सबकॉन्शियसली, ठीक है, कि ये रीड करना है फिर ये रीड करना है। क्योंकि आपने इसको हाईलाइट किया हुआ है, बड़े फॉन्ट साइज में रखा है और फिर इसको छोटे में रखा है, तो आप ऑटोमेटिकली पहले ये रीड करते हो फिर ये रीड करते हो, ठीक है। तो सो दिस इज हायरार्की कि आपने यूजर की आय को गाइड कैसे करना है कि वो किस तरह से मूवमेंट करे आपके लेआउट पे। सो दिस इज कॉल्ड टाइप हायरार्की, कि आपके लेआउट में, आपकी वेबसाइट में, आपकी प्रोडक्ट में, मोबाइल प्रोडक्ट में किस तरह से आपने लेआउट को डिजाइन किया है कि यूजर एक जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यूजर सबसे पहले वही रीड करे, ठीक है। या यूजर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूजर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, यूजर सबसे पहले वही जो है वो परफॉर्म करे, ठीक है। सो दिस इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑन योर लेआउट, ठीक है, या आप किस तरह से हायरार्की सेट करते हो। अब हमारे पास ये टेक्स्ट ब्लॉक है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया। अब ये टेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आ रहा कि मेरी हेडिंग कौन सी है, मेरी सब हेडिंग कौन सी है, और फिर जो है वो टेक्स्ट कौन सा है, कहाँ टेक्स्ट, कहाँ से जो है वो सब हेडिंग खत्म हो रही है, कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ जो है वो मेन हेडिंग है, ठीक है। मे भी अभी भी मैंने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है तो आपको शायद अंदाजा होगा, लेकिन स्टिल एक ग्लांस में आपको पता नहीं चला। लेकिन अगर मैं इसको डिजाइन करूं अभी और कोशिश करूं कि इसकी टाइप हायरार्की बेहतर करें तो वो कैसे हो। लेट्स डू दिस, देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी हेडिंग ये है, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइपोग्राफी, कॉपी करता हूँ मैं। फोर कॉलम, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये मेरी हेडिंग है, तो मैं हेडिंग को कर देता हूँ 52 पिक्सल्स, सही है, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ एंड तो सिंपल में 2 लाइन पे लेके आ जाता हूँ ताकि वो इजी टू रीड हो, ठीक है। तो दे देता हूँ। अब मेरे पास ये सब हेडिंग्स हैं और मैं सब हेडिंग्स को सबको सेलेक्ट करके और दे देता हूँ, क्या 32 कर लेते हैं, 2, और इनको मैं दे देता हूँ मीडियम कर देते हैं, ठीक है।
एंड देन हमारे पास जो ये है टेक्स्ट इसको 20, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सेट करते हैं इसकी स्पेसिंग। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, आपके पास फिर में यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, आप इसकी स्पेसिंग सेट करते हैं टू 12। एक चीज माइंड में रखें हमेशा कि स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेआउट डिजाइन, ठीक है। आपकी स्पेसिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने सब हेडिंग और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग जो है वो 12 पिक्सेल्स रखी हुई है, तो मेक श्योर करना है कि हर सब हेडिंग और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग 12 पिक्सेल्स ही होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इन लेआउट इन डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको कर देता हूँ फ्रेम। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको भी आपस में अलाइन होना चाहिए। मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि ग्रिड पे है या नहीं है। ग्रिड पे है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, this looks good, I think. Yes. ठीक है, तो अब देखें इसमें और इसमें कितना फर्क आ गया। इवन अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा जो बॉडी कॉपी है उसको और टोन डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइटर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ताकि और हायरार्की जो है विजिबल हो कि भाई पहले टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, वो लाइट कलर में, विच मीन्स के सबसे एंड है। सो इस लेआउट में और इस लेआउट में फर्क देखें, ठीक है फर्क। यस। तो आपकी लेआउट में हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप यूजर की आई को कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हो, या किस तरह से जो है वो ट्रेवल करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमने टाइप हायरार्की को यूज करके लेआउट तो बेहतर कर दिया, ठीक है। ये था, हमने ये तो बना दिया। अब इस टाइप हायरार्की को बिल्ड करने में या लेआउट को बिल्ड करने में कुछ हमने डिफरेंट फॉन्ट साइजेस भी लिए और डिफरेंट फॉन्ट वेट्स का भी यूज किया, ठीक है। इवन कलर का भी यूज किया। तो अब कैसे डिसाइड करें कि ये जो फॉन्ट साइजेस हैं वो क्या होंगे, ठीक है, और कितनी तरह की हेडिंग होगी और बॉडी का साइज क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट आपकी जो है ओवरऑल पूरी प्रोडक्ट में, या आप वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग टेक्स्ट साइजेस, ठीक है। अगर आप कहीं पे सबसे बड़ी हेडिंग 52 पिक्सेल्स की रख रहे हो, तो आपकी हर जगह वो H1 या जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो H1 की होगी, ठीक है। आप डिसाइड करते हो वो 12 टाइप क्या कहते हैं टाइप स्टाइल्स, या वो स्टैंडर्ड बनाते हो 12 13 14 जो भी है, कि भाई बॉडी का भी कैसी होगी, बटन पे टेक्स्ट कैसा दिखेगा, हेडिंग पे कैसा दिखेगा, सब हेडिंग पे कैसा दिखेगा, कितनी तरह की हेडिंग होगी, वो सब आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो, अपना सिस्टम बनाते हो कि भाई इस सिस्टम में रह के मैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करूंगा या करूंगी, ठीक है। और फिर उस सिस्टम से हटके आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी फॉन्ट यूज नहीं करते और ना ही कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली आपको उस सिस्टम में रहना होता है। अब वो सिस्टम डिजाइन कैसे होगा, ठीक है, कि वो कौन से ग्रुप, वो क्या ग्रुप होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ग्रुप क्या है और कैसे जो है वो हमने यूज करना है। तो उस ग्रुप को, उस सिस्टम को कहते हैं टाइप स्केल, ठीक है। अब टाइप स्केल इज बेसिकली कि वो सिस्टम बनाना, ठीक है, कि आपका जो फॉन्ट्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट साइजेस के लिए कौन कौन से, डिफरेंट साइजेस के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए आप जो है वो कौन कौन से फॉन्ट साइजेस यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब टाइप स्केल और जो टाइप स्केल में सारे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 या सब हेडिंग या बटन या पैराग्राफ बॉडी कॉपी, इन सब के लिए आप टाइप साइज डिसाइड करते हो, ठीक है। अब टाइप साइज कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, क्या हम रैंडमली खुद से डिसाइड कर लेंगे भाई मैं हेडिंग को 52 दे रहा हूँ, हेडिंग 2 को मैं 48 दे रहा हूँ, क्या, और जो है वो हेडिंग 3 को 44 दे रहा हूँ, हेडिंग 4 को 40 दे रहा हूँ, क्या ऐसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से? नो, ऐसा नहीं होता। इसको भी डिसाइड करने का रेशो होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है कि हाउ आई विल बिल्ड माय डिजाइन सिस्टम, किसको बेस बना के मैं अपना डिजाइन सिस्टम बिल्ड करूंगा। सो देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें जो है वो गोल्डन गोल्डन रेशो है, माइनर थर्ड है, ये डिफरेंट
अप्रोचेज हैं। अभी अप्रोचेज क्या है, गोल्डन रेशो एक डिजाइन की टर्म है और उस गोल्डन रेशो की वैल्यू होती है 1.62, विच मींस कि आप एक बेस फॉन्ट डिसाइड करोगे, ठीक है, फॉन्ट साइज डिसाइड करोगे फॉर एग्जांपल के, और बेस फॉन्ट साइज मेनली जो है वो आपका पैराग्राफ का फॉन्ट होता है या जो है वो बॉडी कॉपी का फॉन्ट होता है। बॉडी कॉपी इज मोस्टली बिटवीन 12 to 16, ठीक है, 12 जो है वो मोस्टली इज यूज फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड फॉर वेब मोस्टली इट इज बिटवीन 14 to 16, ठीक है। तो आप डिसाइड करोगे कि भाई आपका बेस फॉन्ट साइज क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा बेस फॉन्ट साइज है 12, ठीक है, तो अब मेरा टाइप स्केल उस 12 के बेस पे रह के बनेगा, विच मीन्स अगर मुझे पैराग्राफ से कोई या बॉडी कॉपी से कोई ऊपर का फॉन्ट चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, तो मैं बेस फॉन्ट साइज को मल्टीप्लाई करूंगा जो मैंने रेट डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल मेरा रेट है या जो मेरा सिस्टम चलेगा वो चलेगा गोल्डन रेशो पे, विच इज 1.62, ठीक है, तो मेरा हर वैल्यू 1.62 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अगर मुझे पैराग्राफ से ऊपर जाना है तो मैं अपनी वैल्यू को 1.62 से मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी कॉपी, ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट साइज देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक फॉन्ट साइज चाहिए जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इससे बड़ा हो, ठीक है, और मैंने अपना जो सिस्टम बेस रखने की सोची, जो मेरा सिस्टम पूरा टाइप सिस्टम बेस उसकी फाउंडेशन जो होगी वो होगा गोल्डन रेशो, विच इज 1.62, उसका रेट है 1.62। तो अब मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा, आप देखे होंगे यहाँ पे टाइप पैनल में कि मैं अपने जो साइज है फॉन्ट का उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.62 से, ठीक है, तो मेरे पास सेकंड आ गया टाइप से टाइप साइज, और इसको मैं नाम देता हूँ सब हेडिंग 01, ठीक है, और मुझे एक और चाहिए ऊपर, ठीक है, तो मैं अगेन अब इसको, अब मैं बॉडी कॉपी को नहीं करूंगा, अब मैं जिस की तो मैंने कॉपी ली है उसको मैं अब यहाँ पे 19.44 है, राइट, मैं 19.44 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.62 से, ठीक है, तो मेरे पास एक और फॉन्ट साइज आ गया, और इसको मैं नाम देता हूँ, अगर मैंने इसको 1 दिया तो उसको मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है, और फिर अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय 1.2, यस यस। तो आपको यहाँ पे अब नजर आ रहा है कि आपका टाइप स्केल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने अपना बेस या फाउंडेशन या जो मैंने अपनी वैल्यू जो बेस बनाई होती वो अगर मैंने माइनर थर्ड बनाई होती 1.2 अगर बनाई होती, तो मेरा हर इंक्रीमेंटल जो है वो इंक्रीमेंटल फॉन्ट साइज जो है वो होता मल्टीप्लाई 1.2 से, ठीक है, तो कुछ इस तरह से था। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि 14.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सही है। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपको वाज़े, क्योंकि मेरा रेट मैंने डिसाइड किया -3 और अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिल रही होगी कि हाँ, कि ये जो है इसमें इस टाइप स्केल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, कि वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और इस टाइप स्केल में इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब आप ये टाइप स्केल यूज करोगे अपनी वेबसाइट में तो आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी हेडिंग्स वहां पे बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही होंगी और आपका बॉडी कॉपी उसके कॉन्ट्रास्ट में बहुत छोटा होगा, ठीक है। और अगर आप ये टाइप स्केल यूज करते हो तो आपको इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि आपकी सही हेडिंग तो है लेकिन बॉडी कॉपी में और हेडिंग 1 में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है, आपको हेडिंग लगेगी लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा, लेकिन लुक एंड फील ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट टाइप स्केल। अब हमें पता कैसे चले कि भाई क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं टाइप स्केल के, सही है। तो आपके पास एक वेबसाइट है, एक इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं। फॉर एग्जांपल ये वाइज की वेबसाइट है, ठीक है, वाइज की वेबसाइट की लुक एंड फील डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइप स्केल। आपके पास बड़े बड़े टेक्स्ट मिलेंगे, बोल्ड टेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे आपको, और उसके कंपैरिजन में उसका जो बॉडी कॉपी है वो बहुत छोटी मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है हेडिंग का और जो बॉडी का है वो बहुत छोटा है। इसी तरह से एक दूसरी वेबसाइट है डिजाइनर्स की, डिजाइनर्स में आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, मीडियम कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, सही है, बड़ी फॉन्ट साइज है लेकिन उसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा फर्क नहीं है बॉडी कॉपी में, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों में भी सही है, फर्क है, वाजे पता चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं तो बहुत बड़ा आपके पास सब हेड है उसके पीछे
वो, ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी सही है। अब तीसरी हमारे पास वेबसाइट है जिसमें अभी फाइनेंस की है, इसमें तो और भी कम है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो देखें यहाँ पे बॉडी कॉपी भी बड़ी है। सही है, तो तीन डिफरेंट तरह की वेबसाइट और तीनों की लुक एंड फील बिल्कुल डिफरेंट। तो आप डिसाइड करोगे कि भाई आपकी वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, उसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रिक्वायर्ड है नहीं है, आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील क्या बननी चाहिए। क्या वो बहुत ट्रेंडी सी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें बड़े बड़े फॉन्ट साइज, बड़े बड़े हेडिंग्स होती हैं और टेक्स्ट जो है वो छोटा होता है। क्या वो एक स्टैंडर्ड लुकिंग वेबसाइट है, कॉर्पोरेट वेबसाइट है, क्या उसका लुक एंड फील क्या है, उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आपके टाइप स्केल में कितना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, ठीक है। अब टाइप स्केल बनाएं कैसे, खुद से बनाने में तो बहुत मेहनत है भाई, ठीक है। आप ये सोचोगे यार मैं एक एक को मैं मल्टीप्लाई करता चला हूँ, मैं रेट पे कैसे डिसाइड करूंगा, ये स्केल कौन सा यूज करना है या क्या कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा। तो आपके पास एक वेबसाइट है typescale.com, ठीक है। आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाओगे, आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आ रहा होगा। अब इस लेआउट में आप यहाँ पे अपनी बेस फॉन्ट डिसाइड करोगे, जो कि अभी मैंने बताया कि भाई आपकी बेस फॉन्ट साइज क्या होगा, जो कि आपका ये है, ठीक है, ये आपका बेस फॉन्ट साइज है जिसपे 1 रैम लिखा है, ठीक है। तो आपका बेस फॉन्ट साइज पैराग्राफ का क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा मेरा 12 होना चाहिए, ठीक है। स्केल कौन सा डिसाइड चूज करते हो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड जो यूज होने वाले, बहुत ज्यादा यूज होने वाले टाइप्स के लिए वो मौजूद है। आप उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, आपने जो है वो माइनर थर्ड सेलेक्ट कर लिया, आपने मेजर थर्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपके पास गोल्डन रेशो भी है। तो जो आप सेलेक्ट करोगे उसके बेस पे आपके यहाँ पे दो प्रीव्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। एक आपके पास ये है प्रीव्यू और एक ये प्रीव्यू, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट साइजेस दिखा रहा है कि कितना बड़ा नजर आ रहा होगा, ठीक है, पूरा स्केल दिखा रहा है कि पैराग्राफ H6 H5 H4 H3 H2 H1 एंड देन स्मॉल, ठीक है। तो वो आपकी स्क्रीन पे कैसे दिख रहे हो वो दिखा रहा है। फिर राइट साइड पे आपको ये दिखा रहा है, ये बड़ी मजे की चीज है कि आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील क्या बनेगी इस टाइप स्केल के साथ, ये देख रहे हो। ये आपको लुक एंड फील भी बना के दिखा रहा है कि अगर आप गोल्डन रेशियो यूज करते हो तो ये आपकी लुक एंड फील बनेगी, इतना बड़ा टेक्स्ट आएगा। क्या आपको ये लुक एंड फील चाहिए वेबसाइट की? इफ यस यू कैन गो विद दिस स्केल, ठीक है। ये अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं मेजर थर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे प्रीव्यू चेंज हो गया और अब मुझे दिखा रहा है कि मेरी वेबसाइट की लुक एंड फील क्या होता है। आई से यस, हाँ यही तो मुझे चाहिए, इसी तरह की मुझे लुक एंड फील चाहिए, इतना बड़ा फॉन्ट चाहिए और फिर उसमें जो है बॉडी कॉपी इतनी चाहिए। यस दिस इज हाउ आई वांट माय वेबसाइट टू लुक, ठीक है। बोलता हूँ हाँ सही है, मेजर थर्ड परफेक्ट है। और यहाँ पर जो है मैं इवन अपना फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मोस्टली यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है सेलेक्ट गूगल फॉन्ट। आप कोशिश करें, आप सब लोग कि अपनी जो भी वेब कंटेंट बनाएंगे वो यूज करें, कोशिश करें कि गूगल फॉन्ट्स ही यूज करें, किसी डीए फॉन्ट्स, माय फॉन्ट्स इस तरह की वेबसाइट से फॉन्ट्स यूज ना करें, क्योंकि उनकी फैमिलीज नहीं मिलती हैं और फिर जो है वो आपको क्या कहते हैं फॉन्ट पैरिंग में बड़ा मसला होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई बोल्ड फॉन्ट आपने उठा लिया तो आप उसको बॉडी कॉपी में यूज नहीं कर सकते। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप गूगल फॉन्ट्स ही यूज करें, क्योंकि वो आराम से किसी भी वेबसाइट में यूज भी हो जाते हैं, आपको अलग से फॉन्ट अपलोड करने की नीड नहीं पड़ती। और यहाँ पे भी टाइप स्केल में आपके पास सारे गूगल फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई गूगल फॉन्ट सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे वो गूगल फॉन्ट सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो कैसा लगेगा आपके टाइप स्केल में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ दिस फॉन्ट, ठीक है, एंटा, आई डोंट नो व्हाट दिस। तो आपको ये लाइव प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि भाई आपने जो टाइप स्केल सेलेक्ट किया, आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे लुक एंड फील क्या बनेगी। इवन यू कैन सेट योर लाइन हाइट यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, कलर भी सेट कर सकते हो। खैर, जब आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मेरा टाइप स्केल यही होगा, तो आप अगेन प्रीव्यू, सॉरी न्यू बोर्ड में आएंगे, अगेन अपना ये प्रीव्यू ऑफ करोगे और यहाँ पे आपको ये टाइप स्केल मिलेगी, ठीक है। अब आप ये जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, आप इसको पिक्सेल्स में, यहाँ पे आपके पास रैम पिक्सेल्स और पीटी है, ठीक है, पॉइंट। तो आप पिक्सेल्स में इसको रखें, यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करें और ये जो पॉइंट साइजेस लिखे हुए हैं ये सारे आप फिग्मा पे जाके अप्लाई कर लें और अपना टाइप स्केल क्रिएट करें। तो अब आपके पास टाइप स्केल क्रिएट हो जाएगा कि आपने अपनी वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट में, मोबाइल प्रोडक्ट में क्या टाइप स्केल यूज करना, और स्ट्रिक्टली इसी टाइप स्केल को यूज करेंगे जो आपने फाउंडेशन अपने प्रोडक्ट की बनाई है, इससे हटेंगे नहीं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप H1 किसके लिए यूज करते हो, H3 किसके लिए यूज करते हो, H5 किसके लिए यूज करते हो और T किसके लिए यूज करते हो। बट इस टाइप स्केल से हट के कोई नया आपने फॉन्ट साइज इंट्रोड्यूस नहीं करना है। और ये जो है वो पत्थर पे लिखी है, ठीक है। आपका फॉन्ट आपने जो टाइप स्केल बनाया है वो टाइप स्केल स्ट्रिक्टली यूज करेंगे, कोई और नया फॉन्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे व्हाइल यू आर डिजाइनिंग फॉर डिजिटल स्क्रीन, ठीक है। आई होप कि टाइप स्केल कैसे क्रिएट करना है आइडिया हो गया होगा। दिस इज हाउ योर टाइप स्केल विल लुक लाइक। कि आपके पास हेडिंग के कुछ फॉन्ट्स होंगे, आपके पास प्लेस बॉडी होगी,
जैसे मैंने कहा कि बॉडी आपकी हमेशा बेस होती है, फिर उसमें स्मॉल अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड कुछ टाइप स्केल इस तरह से देखते हैं। इवन आप अपने टाइप स्केल में डिफरेंट फॉन्ट वेट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि भाई आप H1 में के जो मेरी हेडिंग है वो लाइट होगी, लेकिन जो मेरी H4, H5 और H6 है वो थोड़े से मैं बोल्ड बोल्ड चाह रहा हूँ या थोड़ी मैं थिक चाह रहा हूँ, तो उसमें आप वेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लेटर स्पेसिंग भी डिफरेंट चीजों के लिए आप डिफरेंट यूज कर सकते हो। ज्यादा अच्छा टाइप स्केल कुछ इस तरह का दिखेगा आपका। ठीक है क्या? अच्छा, फिर हाँ, अब कुछ चीजें हैं जो कि मुझे टिप्स बतानी है, देन वी कैन रैप अप। सबसे पहले ये कि जब आपकी वेबसाइट में ज्यादा कंटेंट है, वेबसाइट में या किसी भी डिजाइन डॉक्यूमेंट में, अगर आप जो पब्लिकेशन बना रहे हो, मैगजीन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लेकिन उसमें ज्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है हमेशा कि आपने कभी भी एक लाइन में एक वर्ड को नहीं छोड़ना है। ठीक है, कभी भी एक लाइन में जो नेक्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन है, उसमें एक वर्ड को नहीं छोड़ना है। दिस इज कॉल्ड विडो। ठीक है, जो विडो होती है मतलब कि अकेली रह जाना इज विडो, अकेले रह जाना इज विडो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन वो अकेला रह जाता है तो उसको, शादी के बाद अकेला रह जाता है तो उसको विडो कहते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है वो। तो इसको विडो नहीं छोड़ना है, इसको अकेले नहीं छोड़ना है। ठीक है, या तो आपने अ, इसको रिड्यूस करके इसको नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा ताकि कभी भी आपका जो टेक्स्ट है वो उसमें विडो ना मिले। ठीक है, सिंगल लेटर ना मिले। चाहे तो आप इसको इंक्रीज भी कर लें, या चाहे तो आप जो प्रीवियस लाइन का एक लेटर है उसको आप वहां लेकर आए। ठीक है, दिस लुक्स मच बेटर। ठीक है, या फिर आप अगर ज्यादा यहाँ पे टेक्स्ट है तो आप जो है वो उस टेक्स्ट को नीचे, एक लेटर को नीचे लेके आ रहे हैं। इसी तरह से को एडजस्ट करना होगा कि ये यहाँ पे नीचे एटलीस्ट 2 वर्ड्स होने चाहिए, लेटर्स नहीं, 2 वर्ड्स होने चाहिए, एक वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। एक चीज है। दूसरी चीज ये कि स्पेसिंग बिटवीन टू टेक्स्ट ब्लॉक्स शुड बी कंसिस्टेंट। कि अगर मैं ये मेरी एक हेडिंग है, मेन हेडिंग है, ठीक है, और ये जो है फिर मेरी सब हेडिंग और फिर कंटेंट है, तो जब जब मैं अपनी मेन हेडिंग यूज करूंगा और उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट ब्लॉक होगा उस पर अगर मैंने टेक्स्ट सॉरी जो स्पेसिंग है वो सेट की हुई है 90, ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा आपकी मेन हेडिंग के बाद जो कंटेंट स्टार्ट होगा उसमें वही स्पेसिंग रहेगी। ठीक है, आप जिस तरह से हमने टाइप स्केल सेट किया, आप इसको भी स्पेसिंग्स को अपनी सेट करेंगे व्हाइल डिजाइनिंग अ लेआउट। ठीक है, चाहे वो वेब के लिए हो, फोन के लिए हो, चाहे प्रिंट के लिए हो, आपकी वो स्पेसिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी सब हेडिंग है और सब हेडिंग के बाद मेरा टेक्स्ट स्टार्ट होना है, तो टेक्स्ट और सब हेडिंग के बीच में जो मैंने स्पेसिंग सेट की है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 12 सेट किया, ठीक है, ये भी 12, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि हमेशा सब हेडिंग और टेक्स्ट ब्लॉक के बीच में मेरी सब हेडिंग 12 ही होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमेशा सेम होगी। कंसिस्टेंसी इज की, जितना कंसिस्टेंट होंगे आप इतना ही आपका लेआउट ब्यूटीफुल होगा, रीडेबल होगा और बेहतर होगा। ठीक है, तीसरी चीज ये कि आप जब डिजाइन कर रहे हो फॉर लार्जर टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मेरी लैंग्वेज यहाँ पे है इंग्लिश, राइट, और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, ऐसा ही है कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो लेफ्ट अलाइन ही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश टेक्स्ट को राइट अलाइन कर देंगे तो ये रीड करने में इसको यूजर को या रीडर को डिफिकल्टी होगी। क्यों? देखो, टाइपोग्राफी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बाय मास्टरिंग इट्स प्रिंसिपल यू कैन क्रिएट विजुअली अपीलिंग रीडेबल। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं लाइन चेंज करता हूँ तो हर दफा एक डिफरेंट जो है वो उसकी पोजीशन मुझे दिख रही है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इससे अक्सर आपकी जो आय है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि मेरी लाइन कौन सी थी जहां से मुझे स्टार्ट करना। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट जो है वो लिखी जाती है तो आपका टेक्स्ट रिटन भी जो है वो लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट अलाइन ही होना चाहिए। हाँ, अगर आप उर्दू यूज कर रहे हैं और उर्दू में लिख रहे हैं तो फिर आपकी अलाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। फिर उसमें अगर आप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फिर वो उर्दू पढ़ने में मसला हो। ठीक है, क्योंकि आपकी बार बार आय जो है वो आगे पीछे हुई होगी। ठीक है, और आपके टेक्स्ट स्टार्ट होने की जगह है जो पोजीशन है वो आगे पीछे हुई है, तो इससे रीडेबल
होता तो है, लेकिन अगेन थोड़ी सी आय को डिफिकल्टी आती है रीड करने में, ज्यादा टेक्स्ट रीड करने में। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट हो अगर इंग्लिश है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।